तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये आपका नया चैप्टर है, थर्ड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। 12th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखिएगा तो आप या तो बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिए, हो सकता है आप जेईई के एग्ज़ाम दे रहे, मेंस के दीजिए, नीट के दीजिए, कहीं भी दीजिए, हर साल इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और एक से ज़्यादा ही मिलेगा। एक तो 100% हर जगह मिलेगा आपको, नो डाउट हर जगह मिलेगा, और एक से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से क्या पता चल रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। चलिए पहले इस चैप्टर का नाम है उसके बारे में समझाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब था क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री मतलब ये तो पता ही आपको, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन आप पढ़ेंगे। तो आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में इंटर कन्वर्जन ऑफ देते हैं। इट डील्स विथ, इट का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विथ इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में ईई एंड केमिकल एनर्जी सीई। आप इसका इंटर कन्वर्जन कहाँ देखते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कहाँ देखते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल को आप क्या करते हैं, बैटरी डाउन होता है, आप उसको चार्जर प्लग से खोस देते हैं, चार्जर उसका, और उसको पिन लगाते हैं। तो आप चार्जर प्लग का आपने किस में खोसा, इलेक्ट्रिकल सोर्स में। इलेक्ट्रिकल सोर्स लेके आप उसको मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो अभी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है। फिर जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट, टीवी रिमोट को यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या है, सेल है। सेल क्या करता है, आप उस वहाँ पे रिमोट दबाते हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं तो आपका सेल काम करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सॉरी लाइट चला गया है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दिख ही रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, सेल में। कहाँ देखने को मिलता है, सेल में। तो हम लोग सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, और एक होगा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। जस्ट इसका उल्टा, जब आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उस समय क्या होगा, आपका आगे लाइट, चलो अच्छी बात है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उस टाइप के सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका अलग अलग भी नाम है, गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं, गैल्वेनिक, या वोल्टेइक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ जो भी होगा ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे
रेडॉक्स रिएक्शन कौन होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा ही होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में हो गया तो वो क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास्ड टू कंडक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक टॉपिक पढ़ा रखा है, आपको अगर रेडॉक्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो देख सकते हो उसमें। ये तो गया आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंडक्ट होता है। इसमें क्या होगा? यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं करते, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। केमिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कहाँ आप देखते होंगे? ये आप देखते होंगे, अभी तो मैंने बताया मोबाइल चार्जर को जब आप मोबाइल को जब आप चार्ज करते हैं, ये आपका टीवी का रिमोट बटन दबाते हैं, वहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है। ये हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो भी वस्तु, अगर आपको कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसको मिटाने के बाद लिखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जो कंडक्ट करता है उसको बोल देते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर भी अलग अलग तरीके से हो सकता है क्या? एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस। जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको वो आता है मेटल्स के अंदर, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आयंस के थ्रू आपको, वो आपका आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर। तो चलिए हम अब बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। ये सब चल क्या रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सब अब अभी आप जान रहे उस चैप्टर में है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का क्या मतलब है? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वही बेसिक चीज़ चल रहा है। आप ये भी इंपॉर्टेंट है, जानिए इस चैप्टर में है क्या, तभी तो उसके बारे में पढ़िएगा। तो चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। मैंने बोला था दो चीज़ें के अकॉर्डिंग हुआ, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में आपका आयंस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो चलिए पहले मेटल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। मेटालिक में क्या होता है? जो कंडक्टेंस जनरली मेटल्स ही शो करते हैं। कौन सा चीज़ होता है जो इसमें मेटल्स होता है? ऑल मेटल्स। मेटल के नेचर पे और उसके बिहेवियर पे डिपेंड कर, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा उसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हर मेटल आपका अलग अलग कंडक्टिविटी शो करता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, उसके स्ट्रक्चर और नेचर पे डिपेंड करता है। और बात करें तो जो आपका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उस पर भी डिपेंड करता है आपका कंडक्टिविटी। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आपका कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, यहाँ पे जो आपका चार्ज कैरियर्स होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन।
जब आप किसी मेटल में एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो क्या वहाँ पे कोई रिएक्शन होता है? क्या कॉपर आज कभी किसी और चीज़ में चेंज होता है? कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो क्या एल्युमिनियम वायर का चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है, वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा विदाउट केमिकल रिएक्शन, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है वहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होता है देखिए, मान लीजिए कोई छोटा सा मेटल है, इसके अंदर एटम प्रेजेंट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के जो ट्रांसफर करता है, ये जो एटम बच जाता है इसको बोलते हैं कर्नल्स। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये छोटे छोटे जो कर्नल्स है इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसके अंदर एनर्जी आएगा। तो ये तो मैंने एक लेयर बताया, ऊपर नीचे भी होगा। तो जैसे इसको मैंने टेम्परेचर दिया, इसका वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया। वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया तो ये जो कर्नल्स है ये इधर वाले ऊपर नीचे से ज़्यादा टकराएंगे। तो ज़्यादा टकराएंगे इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम बोले कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये था आपका कुछ मेटल के केस में, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है आपका वहाँ पे। ऑल मेटल्स नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात कर ले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। यहाँ नहीं होगा, हम इसको रब करेंगे, फिर से बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो चलिए हमने मेटल कंडक्टेंस के बारे में बात कर लिया था, और हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में। वहाँ जो भी कंडक्ट कर रहा था वो सारे मेटल्स था। यहाँ पे जो कंडक्ट करेगा यहाँ पे वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट, या इसको बोल सकते हैं मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट ऑफ साल्ट। साल्ट का मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट ऑफ, दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ साल्ट। यहां भी आपका इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ जो चार्ज कैरियर्स होगा वहाँ क्या होता था आपका इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होगा वो आपका होगा आयंस। चार्ज कैरियर्स और आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी लीजिएगा, मान लीजिए NH से ले लेते हैं, H प्लस Na प्लस Cl माइनस, उस जो आयन है उस पर डिपेंड करेगा आपका चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स यहाँ पे आयंस के थ्रू होगा, Na प्लस और Cl माइनस आपका कंडक्ट करेगा। चलिए, चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड किया, और साइज ऑफ चार्ज आयंस पे भी डिपेंड करेगा। जो आयंस होता है उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी। साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी। वहां पे क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करिएगा तो आपका होगा यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रेडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट का एक अच्छा एक और चीज़ बताइए, ये वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा।
ये कैसे होगा, वहाँ पे कर्नल्स के एनर्जी बढ़ने के कारण वो वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, वो ज़्यादा टकरा रहा था, इसके कारण उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जा रहा था, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ होगा, Cl- मान लीजिए NaC लिए तब, या कोई और भी नहीं तो उसके केस में लगाया जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो टेम्परेचर कौन लेगा पता है, ये आयंस जो प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन में वो लेगा, और वो टेम्परेचर लेने के बाद वो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो यहाँ पे आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगी तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। एक पॉइंट और बता देते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर भी डिपेंड करता है आपका कंडक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो आपका मेटालिक कंडक्टेंस आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को ही आगे पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है आपको। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल के अकॉर्डिंग पे एक क्या आपका था, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। ये तो था मतलब इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है। अब जानते हैं उसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अब बहुत सारे चीज़ से फेमिलियर होंगे। तो चलिए बिना समय लिए हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो चलिए यहाँ से आपका थर्मोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट में मैंने बोला डिवाइड किया था। पहला है आपका इलेक्ट्रोकंडक्टर्स, ये एनसीईआरटी बुक में आपका मिडिल टर्म्स में दिया हुआ है। पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आपका दोनों सेल जो बचेगा इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। आप कुछ चीज़ जानते होंगे, जैसे रेजिस्टेंस आपको पता होगा, फिर भी पढ़ा रहे तो एक अच्छे शुरुआत से करते हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना। रेजिस्टेंस होता क्या है, अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। अब ये करंट फ्लो को अपोजिंग कहाँ करेगा, हमने लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ये आपका करंट फ्लो को अपोज करेगा। अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। आर से इसका यूनिट क्या होता है, ओम, या इसको एक सिंबल होता है ऐसे करके, ये ओम का सिंबल होता है। आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे फिजिक्स में, क्या होता है, V = IR। V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 इलेक्ट्रोड, दोनों प्लस और माइनस पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I का करंट और R रेजिस्टेंस, तो R यहाँ से क्या निकलता है, V/I। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा लेते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से नहीं पता चल रहा था, ये रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब ये रोकेगा नहीं, ये बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट चल रहा है ना, गलती, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, करंट होगा।
यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट को ये अपोज नहीं सपोर्ट करेगा। कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जब भी बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ही चलेगा, सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आयंस की वजह से हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देते, गलती हो गया था। फ्लो, सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है वो 1/r होता है, 1/r, क्योंकि यो उसका उल्टा है, वो अपोज करता है, ये सपोर्ट करता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो G = 1/r। यूनिट के बारे में बात कीजिएगा, चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हो रहा था ओम, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/ओम, या 1/ओम को क्या लिख सकते, ओम इनवर्स। तो आप क्या लिख लीजिएंगे, ओम इनवर्स। देखिए OHM है, इसको लिखिए MHO। उल्टा कर देने से क्या होता है, आपका -1 जो नीचे था वो ऊपर आता है। तो कई लोग इसको बोल देते हैं MHO। क्या है, मोह है कि महो है, मोह बोल दीजिए, मोह बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करके लिख दीजिए, मोह, MHO, मोह। एक और यूनिट आता है यहाँ पे कंडक्टेंस का, वो होता है सीमेन। क्या होता है, सीमेन, SIEME, सीमेंस। इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल S से। ओम्स को पता है ऐसे लिखते हैं, सीमेन को हम लिखते हैं कैपिटल S से। ये था आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। चलिए और थर्ड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। चलिए थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो क्या आपका एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक वर्ड है रो, ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ते किस लिए हैं, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो ये जो आप रेजिस्टेंस निकालते हैं सॉल्यूशन का, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल के थ्रू निकालते हैं, कंडक्टिविटी सेल। और आपको कंडक्टिविटी सेल पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी सेल क्या था, CNDUCTI, कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल कैसा होता है, अभी वो बना, एक सिलेंड्रिकल टैंक लीजिए, सिलेंड्रिकल टैंक हो गया, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाइए और एक आप इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसको तो ये बना होता है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं हम लोग L, और जो आपका इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम बोल देते हैं A। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया A। अच्छा, यहाँ पे आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया। वो इसलिए लिए कि इसके जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वो आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ आपका कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पे जो भी क्या देख रहे थे, रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट होता है, इसलिए मैंने प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया। तो चलिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस आपका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। रेजिस्टेंस आपका L/A, L लेंथ, A एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, उस कांस्टेंट टर्म को हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के लिखेंगे। तो R = प्रोपोर्शनलिटी यहाँ ऐसे हटाए तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा रो, L/A। ये जो कांस्टेंट टर्म रो आया, ये यही होता है रेसिस्टिविटी। यहाँ से अगर आप रेसिस्टिविटी निकालिएगा तो आएगा RA/L, या R को आप लिख सकते हैं
रो को आर, अगर ए को नीचे ले जाइए तो एल बाई ए। अगर यूनिट के बारे में बात करें, देखिए लेंथ मीटर नीचे में, ऊपर मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर तो बच जाएगा ऊपर। अगर मान लीजिए मीटर में लेंथ रहा तो 1 लेंथ ऊपर बचेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट तो आपको पता ही है, ओम। तो चलिए यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट का यहाँ पे लिख देते हैं, एक आएगा ओम सेंटीमीटर में अगर लेंथ लीजिएगा, एक आएगा आपका ओम मीटर में। अब ओम सेंटीमीटर कब लीजिएगा, अब CGS और ओम मीटर MKS। CGS MKS का मतलब पता है? CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये होता है MKS और CGS का मतलब पता ही होगा शायद आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे ये तो आ गया फॉर्मूला। यहाँ जो L बाई ए है, L बाई ए, इसको हम लोग नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। एक बार जो, अच्छा ये जो L बाई ए है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा है? मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रोड का पोजीशन फिक्स कर दिया, उसका एरिया जो ले लिया सो ले ही लिया, जिसके बीच में अभी NaCl डाल दिए, इसको उठा के KCl डाल दीजिए, तो क्या इसको, मैंने तो इलेक्ट्रोड का पोजीशन फिक्स कर दिया है और उसमें क्या क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स, एक बार इलेक्ट्रोड जो ले लिया उसका एरिया फिक्स हो गया, अब बार बार बदलेंगे थोड़ी। तो इलेक्ट्रोड ले लिए या L, वो दोनों फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया तो आपका इलेक्ट्रोलाइट चेंज कीजिएगा तो आप वो थोड़ी बदलेगा। तो आपका जो L बाई ए है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट। और L बाई ए को हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे? G स्टार से। तो रो देखिएगा आप, R अपॉन L बाई ए नीचे है तो G स्टार। यूनिट के बारे में बात कर लीजिए। आप रजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप रजिस्टिविटी को अभी हम डिफाइन करेंगे, जब आप लेंथ को 1 यूनिट ले और एरिया आपका 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए, तो आपका जो रो होगा R अपॉन L बाई ए, ये दोनों 1 1 है तो R के इक्वल आएगा। तो जब आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 1 यूनिट हो जाए और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका 1 यूनिट स्क्वायर आ जाए, उस केस में आपका रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी क्या होगा? रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? इलेक्ट्रोड का, वो भी आपका 1 यूनिट स्क्वायर आ जाए, तब ये आपका रजिस्टिविटी आपको रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कब? जब आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 1 यूनिट स्क्वायर आ जाए, तब आपका रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये था आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। चलिए जब 4 टर्म्स आ गया, 4th टर्म्स है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। K क्या होता है यहाँ पे? कप्पा। क्या? कप्पा। कटप्पा नहीं होता है, कटप्पा ना, कटप्पा या कप्पा? कप्पा होता है, कप्पा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो के इक्वल होता है। अगर आपका रजिस्टिविटी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे? उसका उल्टा करके।
अभी आपने जस्ट पहले मैंने रो का यूनिट बताया था, क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, MKS CGS। तो यहाँ पे क्या है, 1/रो है, तो 1/रो है तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर लेके चलते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स उल्टा है। अब हमने क्या बोलता है, ओम को उल्टा करके लिख देते हैं तो महो हो जाता है, MHO महो, इनवर्स हट जाएगा फिर आपका सेंटीमीटर इनवर्स। एक और यूनिट आता है सीमेन, SIEM, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं ना कैपिटल से, S सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैसे आता है अभी हम बताते हैं। अब ये दोनों तो आपको दिख रहा होगा, ये 3 यूनिट होता है इसका। मान लीजिए आपका जो रेजिस्टिविटी नहीं दिया हुआ है, तब आप कप्पा कैसे निकालिएगा, तो आपको फार्मूला ही अभी जस्ट इससे पहले कराया था, R = रो L/A। तो R को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/G, रो को 1/K, क्योंकि G क्या था, 1/R, और अभी ये इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, K = 1/रो है तो रो को 1/K लिख सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं, L/A। यहाँ से अगर आप कप्पा K निकालिएगा, K आएगा आपका G × L/A। और आपको कुछ देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा, L/A क्या होता है, मैंने जस्ट बताया है। L/A क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट, L/A सेल कांस्टेंट, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पे आपका डिपेंड नहीं करता है। और मैंने सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, G* से। तो यहाँ से कप्पा अगर निकालिएगा आप तो G × G*, बस कुछ नहीं किया है, L/A को G* कर दिया। यहाँ पे देखिए G का कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, सीमेन, तो वही S, और 1/एरिया मतलब लेंथ अपॉन एरिया, मीटर इनवर्स, तो मीटर मतलब सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स, वो आप लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो इसका उल्टा। ये जो यूनिट आया ना, यहाँ से आया, ये लास्ट वाला, ये दोनों तो यहीं से दिख जाएगा। चलिए वहाँ पे मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था। रेजिस्टिविटी कब डिफाइन किए थे, रो आपको हम डिफाइन किए थे, रो कब डिफाइन हुआ था आपका, L = 1 था और A = 1 है था। यहाँ भी आपका जब L = 1 यूनिट लीजिएगा और A = 1 यूनिट स्क्वायर लीजिएगा, तब आपका जो कंडक्टिविटी है K इक्वल हो जाएगा आपका कंडक्टेंस के। तो क्या लिख सकते हैं, कप्पा या कंडक्टिविटी, कप्पा या कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट क्या, G क्या था आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस व्हेन L और A का मतलब पता है, L = 1 यूनिट और A = 1 यूनिट स्क्वायर, बस खत्म। अच्छा वहाँ पे, अच्छा जब मैं इलेक्ट्रोलाइट बनाता हूँ, जैसे वहाँ पे सिलेंड्रिकल टैंक बनाया था, सिलेंड्रिकल टैंक बनाया था, तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया था, A, इसका एरिया, और इस बीच का डिस्टेंस कितना था, L, तो A × L करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम, तो 1 यूनिट था, ये क्या आएगा 1 यूनिट आएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं, ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बचा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो आपका उस समय जितना रेजिस्टेंस होता है वो आपका रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। और कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो ये आपका जो कंडक्टिविटी होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना इलेक्ट्रोलाइट आपका कंडक्टेंस शो करेगा वो आपका कंडक्टिविटी या कप्पा के इक्वल होगा। यही होता है आपका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कप्पा सब रिप्रेजेंट है ये।
तो ज़्यादा नहीं करते हैं, अभी और भी है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते, बाकी फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।